अक्सर जॉन विक को लोग एक एक्शन हीरो के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है ये जो कैरेक्टर है ये पूरी मूवी में फाइट करता है और इसको वायलेंस पसंद है, मगर ये पूरा सच नहीं है। अगर हमें जॉन विक को पूरी तरीके से समझना है तो हमें उसको एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक आइडिया के रूप में देखना होगा। उसको फिलॉसफिकली और साइकोलॉजिकली डिकोड करना पड़ेगा। जॉन विक एक एक्स हिटमैन है, एक एसेसिन था जिसने अपना काम छोड़ दिया। अपनी वाइफ हेलन के साथ खुश था, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो गुजर जाती है, उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसकी वाइफ ये जानती थी कि उसकी मौत के बाद जॉन अकेला हो जाएगा, तो उसके लिए गिफ्ट छोड़ गई थी। वो गिफ्ट था एक प्यारा सा कुत्ता। उस प्यारे से कुत्ते से एक लेवल ऑफ जॉन को इमोशनल सपोर्ट मिला। उसकी वाइफ के जाने के बाद जॉन विक अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक रात कुछ लोग जॉन विक के घर में घुसते हैं उसकी कार चोरी करने के लिए, और इसी बीच उसके कुत्ते को मार डालते हैं। और यहाँ से शुरू होता है एंडलेस फाइटिंग और वायलेंस का सिलसिला। अगर आप एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के लेंस से देखेंगे तो जॉन पॉल सार्त्र का एक आइडिया था। वो कहते थे कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इंसान है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो बाद में बनाता है अपने एक्शंस के ज़रिए। उसका एसेंस जो है वो पहले से डिसाइडेड नहीं है जैसे बाकी चीज़ों का है। कुर्सी का एसेंस डिसाइडेड है कि उस पर लोग बैठेंगे ही, फिर उसके बाद में उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। लेकिन इंसान जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बाद उसकी एसेंस डिसाइड होती है। लेकिन जॉन विक की जो एसेंस है वो पहले से फिक्स थी। फिक्स कैसे थी? वो बाबा यागा था। अपनी वाइफ के साथ जब वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था तो वो अपनी इस आइडेंटिटी को, जो उसकी एसेसिन वाली आइडेंटिटी है, उसको पीछे छोड़ चुका था, उसको रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन वाइफ के जाने के बाद कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस आइडेंटिटी को रोक सके, और वो बन जाता है दोबारा से वही हिटमैन जो पहले था। जॉन विक का जब कुत्ता मरा था तो वो डिसाइड कर सकता था कि मैं नॉर्मल लाइफ दोबारा जीऊँगा या मैं वापस जाके एसेसिन बन जाऊँ। लेकिन आपने देखा होगा वो बोलता है दिस इज़ हु आई एम, मतलब वो मानता है अंदर से कि वो एसेसिन ही है। सार्त्रे का एक और आइडिया था बैड फेथ का, आपको पता है कई बार मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि इंसान जो होता है वो अपने आप से एक झूठ बोलता रहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता। वो अपनी फ्रीडम को डिनाई करता रहता है। तो जॉन विक भी यही कर रहा है, वो अपनी फ्रीडम को डिनाई कर रहा है। वो चाहे तो वापस जा सकता था कि चलो ठीक है मैं अपने कुत्ते का बदला ले लेता हूँ और उसके बाद नॉर्मल लाइफ दोबारा जीने लग जाऊँगा। लेकिन हालात ही ऐसे हो जाते हैं और किस्मत ही ऐसी थी उसकी बेचारे की कि वो फंस जाता है उस जगह पे, ऊपर से बैड फेथ में और जी रहा है कि मैं यही हूँ, मैं एसेसिन ही हूँ। अब बाबा यागा जो है वो उसकी शैडो है जिसको वो रिप्रेस करता रहता है जब वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। लेकिन सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है तो बाबा यागा जो उसकी शैडो है, जिसको वो सप्रेस कर रहा था, वो बाहर आ जाती है। आपने वो सीन देखा होगा जिसके अंदर जॉन विक जो है वो हथौड़े से वेपन को निकाल रहा है बेसमेंट के उसमें फ्लोर में से, कंक्रीट फ्लोर से उसको तोड़ता है और उसके बाद वहाँ से वेपन वगैरह निकाल रहा है। वो एक तरीके का रिचुअल है। उसकी जो शैडो है ना, या फिर उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो लिटरली ब्यूरिड है, दबी हुई है उस कंक्रीट फ्लोर में, जिसको वो तोड़कर बाहर निकालता है। आपने एल्बर्ट कामू के बारे में सुना होगा, उसने एक किताब लिखी थी द मिथ ऑफ सिसिफस। अब सिसिफस जो कैरेक्टर था ना, उसको श्राप मिला था भगवान से कि तेरे को एक हिल के ऊपर ना एक पत्थर को, बड़े पत्थर को लेके जाना है ऊपर। और जैसे वो ऊपर लेके जाता था वहाँ से पत्थर सरक जाता था, गिर जाता था और वापस सिसिफस को ये धकेलना पड़ता था ऊपर की तरफ। वो ये जानता था कि एंडलेसली होते रहने वाला है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होने वाला है, लेकिन स्टिल उसको वो करना पड़ता था। सेम सिसिफस की तरह अपना जॉन विक भी है। जॉन विक फाइट करता है, आप देखते ही हैं कितनी फाइट करता है, और ये उसको पता है कि वो एस्केप नहीं कर सकता है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है, लेकिन स्टिल वो स्ट्रगल करता रहता है, वो फाइट करता रहता है। उसकी ये स्ट्रगल ही ना, उसकी ये कंटिन्यूस फाइट ही उसको मीनिंग दे रही है, उसकी एग्जिस्टेंस को। वरना उसके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको डिफाइन कर सके, उसको मीनिंग दे सके, उसको पर्पस दे सके। एंडलेस फाइटिंग और वायलेंस ही उसकी लाइफ के अंदर मीनिंग ऐड कर रहे हैं। आपने देखा होगा जॉन विक फर्स्ट वाली मूवी के अंदर, जॉन विक जब भी थोड़ा घायल हो जाता था, फ़ोन निकालता था अपने जेब से और उसमें अपनी बीवी वाली वीडियो देखता था जिसमें वो बीवी के साथ खुश है, बीच पे घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, और उसको बार बार वो देखता है। कई बार आपने देखा होगा वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसको अपनी बीवी की याद आ रही है, हाँ डेफिनेटली याद आती है, लेकिन इसके पीछे एक और पहलू है कि वो ना टाइम को फ्रीज़ कर लेना चाहता है। वो उस टाइम में वापस जाना चाहता है जब सब अच्छा था, सब मीनिंगफुल था। वो जॉन विक था। जॉन विक मतलब एक हस्बैंड था, प्यार करना जानता था। वो एक एसेसिन नहीं था, वो मारना पीटना नहीं जानता था, लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं करती थी कैरेक्टर। उसके ऊपर ये टैग नहीं लगा हुआ था बाबा यागा का। वो वापस उस वक्त में जाना चाहता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा था,
इसलिए बार बार वो उन वीडियोस को देखता है। उसकी वाइफ का जाना ना एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट था उसके लिए, उसकी लाइफ में। जो कुत्ता था ना वो एक ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट था उसके लिए। अब ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डोनाल्ड विनीकॉट। अब बच्चा जो होता है जब बहुत छोटा होता है तो उसकी माँ उसकी केयर कर रही होती है, प्यार कर रही होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो जान रहा होता है कि जो मम्मी है वो मुझसे दूर रहेंगी क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो वाला प्यार नहीं मिलने वाला जो पहले मिलता था। तो जो ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई टॉय हो गया, कोई स्टफ़ टॉय हो गया जिसको वो हक करके सोते हैं या उसके करीब हो जाते हैं, वो मदद करता है उनकी ट्रांजिशन में, एक ब्रिज के रूप में काम करता है कि अब मैं जो मम्मी पे डिपेंडेंट था, अब जो मम्मी से मुझे प्यार मिलता था और अब वो नहीं मिल रहा है तो मैं एंग्जियस हूँ, मैं परेशान हूँ। अब मैं इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे सीखना होगा कि अपनी केयर कैसे करनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है। तो उसके बीच में ना ये ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट ना एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। एंग्जाइटी कम होती है, इससे स्ट्रेस कम होता है उन ऑब्जेक्ट के कारण। तो ये एडल्ट में भी देखा गया है। तो एडल्ट में ऐसे टॉय हो सकते हैं, टॉय तो वैसे नहीं खेलते हैं, पेट हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, जिसके कारण हम ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो उस वक्त में थोड़ा सा ना हम रिलैक्स कर सकते हैं, हमें राहत मिल सकती है, हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। तो ये ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में वो कुत्ता जो था ना वो जॉन विक की दुनिया में आया था, एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। वो जो ग्रीफ था जिसको प्रोसेस करना चाह रहा था, उसकी वाइफ चली गई थी, उसमें मदद कर रहा था। लेकिन ये ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो छीन लिया जाता है उससे, और उसके बाद जॉन विक जो है यहाँ से अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और जॉन का जो रिवेंज है ना वो इसलिए एक्सट्रीम में नहीं है कि उसको गुस्सा आ रहा है, नहीं, वो जो अंदर ग्रीफ है ना, उसके रिप्रेस्ड ग्रीफ जो एक्यूमुलेट हो रहा था इतने समय से, वो बस फट के बाहर आता है, और फट के बाहर आता है तो बस सब कुछ तबाह करता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स थे उस पर फाइटिंग नहीं करी जा सकती थी, कुछ रूल्स थे, कुछ कोड्स थे जिसको फॉलो करना होता था, जो होटल्स वगैरह थे। अब ऐसे लोग जिनकी लाइफ में बहुत केओस होता है ना, वो ऐसी चीज़ों से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं। जितने भी जो ट्रॉमा से गुजरे हैं ना लोग, वो हाइपर स्ट्रक्चर वर्ल्ड बनाते हैं उस केओस के अंदर, ताकि वो केओस से कोप कर सके। एक हाइपर स्ट्रक्चरल वर्ल्ड ना उन्हें प्रेडिक्टिबिलिटी देता है। और ये जॉन के केस में भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जॉन भले ही केओस से गुजर रहा था, बहुत कुछ चल रहा था उसकी ज़िंदगी में, ना घर है ना ठिकाना है, ठीक है, चला जा रहा है, फाइटिंग किया जा रहा है। उस केओस के बीच के अंदर जो कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स थे जहाँ पे कुछ रूल्स थे, ठीक है, तो वो एक लेवल ऑफ ना कंफर्ट प्रोवाइड करते थे। तो जॉन विक जब एक्सकम्युनिकाडो बनता है तो उससे ये भी छिन जाता है। वो ये जानता है कि वो अब एक्सकेप नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि वो भागता रहता है और लास्ट में वो रियलाइज़ कर लेता है कि भाई मैं नहीं भाग सकता। बहुत सारे लोगों को दिमाग में लगता है कि जॉन विक करना क्या चाह रहा था। बहुत से को लगता है भाई जॉन विक जो है वो हाई टेबल के खिलाफ था, हाई टेबल को ख़त्म करना चाहता था, पर असल में वो ना अपनी बस फ्रीडम चाहता था। उसको कुछ नहीं चाहिए था, बस अपनी फ्रीडम ढूंढ रहा था कि मैं एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ जी पाऊँ। लेकिन वो नॉर्मल पीसफुल लाइफ अब जी नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत अनफेमिलियर दुनिया थी उसके लिए। तो जो साइकी होती है ना, जो इंसान होता है ना, आपको पता ही है, वो उस तरफ ज़्यादा जाएगा जहाँ फेमिलियर चीज़ें हों, फेमिलियरिटी हो, जहाँ वो प्रेडिक्ट कर सके चीज़ों को। तो वो अनफेमिलियर पीसफुल और नॉर्मल लाइफ की जगह है ना, ये फेमिलियर फाइटिंग और फेमिलियर वायलेंस है, इसको चूज़ करता था। अब वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। लास्ट में वो रियलाइज़ कर जाता है मूवी के अंदर कि सिर्फ डेथ ही उसको आज़ादी दे सकती है, सिर्फ डेथ ही उसको इस ट्रैप से निकाल सकती है। क्योंकि मैं जितनी फाइट करता हूँ मैं उतना धंसता चला जाता हूँ इसके अंदर। तो आखिर में आप देखते ही हैं, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा आपके लिए अगर आप मूवी नहीं देखी तो, क्योंकि मैं कुछ भी स्टोरी के ऊपर बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। जॉन विक जो है लास्ट के अंदर रियलाइज़ करता है कि अब मुझे चलना चाहिए। एक डुएल होता है भाई लास्ट के अंदर, और उसमें वो जॉन विक जो है वो मर जाता है। एक ना फ्री विल डिटरमिनिज्म के ऊपर भी इसकी बात हो सकती है कि क्या जॉन विक जो है वो अपने नेचर का प्रिजनर था, स्लेव था, क्योंकि उसके अंदर जो बाबा यागा बैठा था वो उसको कंट्रोल करता था। तो क्या वो जो बाबा यागा था उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल था, या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका था, सब कुछ प्री कंडीशन था कि उसको एक एसेसिन के रूप में ही जीना है और यही उसकी लाइफ है? या फिर उसके पास फ्री विल थी कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, मैं माफ़ कर सकता हूँ। तो क्या बाबा यागा उसको कंट्रोल कर रहा था? क्या वो उसका स्लेव था? और क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हम भी अपने नेचर के प्रिजनर हैं? क्या हमारे अंदर भी एक बाबा यागा बैठा हुआ है जो हमें कंट्रोल करता है, और हम बोलते हैं हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है? क्या ऐसा ही है? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।